शोर नहीं, लिखिए PQRSTU, PQRSTU। इनमें से 3 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और एक लॉयर है। लॉयर मतलब वकील। पी और क्यू का व्यवसाय समान है। पी और क्यू का व्यवसाय समान है। आर और एस का व्यवसाय समान है। यू लॉयर नहीं है। यू लॉयर नहीं है और उसका व्यवसाय क्यू के समान नहीं है। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर कौन कौन है? लिख तो लो पहले, डॉक्टर कौन कौन है। प्रश्न नंबर 2, लॉयर कौन है? पिछले प्रश्न को जब हम लोगों ने किया था तो उसमें यह था कि डेटा 1 बाई 1 थे। 1 बाई 1 का मतलब हुआ था कि जितने भाई थे उतने बहन थे, जितने व्यक्ति थे उतने प्रोफेशन थे, जितने पति थे उतनी पत्नी थी, उतने शहर थे। डेटा 1 बाई 1 हो और मोर देन 80% डेटाज आर नेगेटिव, अगर 80% से ज्यादा डेटा नेगेटिव हो तो इसका मतलब हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे हम पढ़ें तो PQRSTU, व्यक्ति हैं 6 लेकिन व्यवसाय कितने हैं? 3। व्यवसाय 5 है, 3 है। 3 मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। तो पहली लाइन में ही ये क्रॉस हो गया कि ये टेबल से नहीं बनेगा। भाई जब डेटा 1 बाई 1 नहीं है तो टेबल से नहीं बनेगा। इसका मतलब इसके लिए हमें एक ग्रुप बनाते चलना और आंसर करते हुए निकल देना है। तो हम क्या करेंगे? तीन डॉक्टर होंगे, 2 इंजीनियर होंगे और एक लॉयर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि कितने डॉक्टर होंगे, कितने इंजीनियर, कितने लॉयर। तो क्लियर हो गया। अब कहता है पी एंड क्यू बोथ हैव द सेम प्रोफेशन, यानी पी और क्यू का व्यवसाय क्या है? समान है। आर एंड एस बोथ हैव द सेम प्रोफेशन, इनका भी व्यवसाय समान है। तो जिसके पास पॉइंट में भी बुद्धि होगी ना, पॉइंट में, पॉइंट समझते हो, थोड़ी सी, वो भी ये समझ जाएगा कि पी क्यू और आर एस ये लॉयर नहीं हो सकते क्योंकि पोस्ट तो एक ही है ना। फिर उसने कहा यू लॉयर, अब इसके बाद बचता है यू ही। यू लॉयर नहीं है तो हु इज लॉयर? टी इज द लॉयर।
और यू का व्यवसाय क्यू के समान नहीं है, तो आरएस के समान होगा, क्योंकि इनके समान तो हो नहीं सकता। यू क्यू के समान नहीं, इसका मतलब पी के समान भी नहीं है, तो पी क्यू यहां। ठीक है, मैं मानता हूं कि सबका हो गया होगा। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपको थोड़ी सी खुशी महसूस हो, क्योंकि खुशी नहीं होगी तो फिर पढ़ नहीं पाओगे बिना खुशी के। समझ गए? लिखो अगला प्रश्न। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 6 खिलाड़ी हैं। छह खिलाड़ी हैं, इनमें से दो क्रिकेट खेलते हैं, इनमें से दो क्रिकेट खेलते हैं, दो हॉकी खेलते हैं और दो फुटबॉल खेलते हैं। दो फुटबॉल खेलते हैं। ए और बी का खेल समान है, परंतु सी और डी का खेल समान नहीं है। परंतु सी और डी का खेल समान नहीं है। सी और डी का खेल समान नहीं है। ई क्रिकेट खेलता है, ई क्रिकेट खेलता है, परंतु सी क्रिकेट नहीं खेलता है। ई क्रिकेट खेलता है परंतु सी क्रिकेट नहीं खेलता है। एफ हॉकी नहीं खेलता है। तो ज्ञात कीजिए फुटबॉल कौन कौन खेलता है, हॉकी का खिलाड़ी कौन है, और आखिरी प्रश्न, सी कौन सा खेल खेलता है। सी कौन सा खेल खेलता है।
हो गया हल। इधर देखिए, ABCDEF 6 प्लेयर्स, 6 खिलाड़ी हैं, 2 क्रिकेट, 2 हॉकी, 2 फुटबॉल खेलते हैं। अगर वो कहता कि 6 खिलाड़ी हैं और खेल भी 6 हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम समझ जाते हैं कि ये टेबल हो सकता है। लेकिन याद रखना, 6 खिलाड़ी और 6 खेल होने के बाद भी यदि डेटा 80% से ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कई बार कह देगा सोमवार से सोमवार 8 दिन में 8 तरह के लेक्चर शेड्यूल होते हैं, 8 विषय पढ़ाए जाते हैं, तो आपको लगेगा सर 8 दिन है और 8 सब्जेक्ट है, तो हम टेबल की ओर चले जाएं। टेबल का मतलब होता है क्रॉस करना, डिनाई करना, तो शेष क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कई बार विद्यार्थी लास्ट में पूछता है, जब क्लास खत्म हो जाती है, संसार खत्म हो जाता है, तो लास्ट में पूछता है सर ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, कहां टेबल लगाना है, कहां पे ग्रुप। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं मेरी क्लास में, आपको अपनी समझ का विस्तार करना है, सोचने की बात है। जैसे मान लिया आप हो, ये वाला बच्चा, ठीक है, शादी हो गई, होने की संभावना है नहीं, पीछे वाले पूछ रहा, अभी नहीं हुई, घर वाले लगे हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है, आप इनके घर के हो क्या? अच्छा, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके घर आप SDM बन गए और आपके घर शादी का प्रपोजल आया, ये 5 लड़कियों की फोटो आई, घर वालों ने कहा R और T सुंदर नहीं है, ध्यान देना, 2 नेगेटिव हो गया। उसने कहा, फिर घर वालों ने बताया P झगड़ालू स्वभाव की है, कैसी है, इससे पहले बैच चल रहा था जब, तो एक लड़के ने यहां शायरी लिख के भेजी थी कि दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए, लड़की अगर झगड़ालू है तो लड़का बहरा होना चाहिए। तो कहा कि P झगड़ालू है, लेकिन P जो है D की दोस्त है, ध्यान देना। अब हमारे पास शेष 3 बचे हैं, आपकी शादी का मैटर था, उसने कहा P झगड़ालू है लेकिन D की दोस्त है, तो P झगड़ालू, झगड़ालू कौन ले आएगा घर में, और चूंकि ये दोनों दोस्त हैं, तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो अब किससे विवाह होगा? इसका मतलब इफ ऑल आर डिनाई देन सिंगल इज एक्सेप्ट। समझ गए? कहीं भी अगर हमें टेबल लगाना है तो टेबल का सिंपल सा रूल है कि डेटा 1 by 1 हो और इतना ज्यादा डेटा नेगेटिव हो कि हम सबको डिनाई करते जाए, जो बचे वो एक्सेप्ट होता जाए, और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम में गए, उसने कहा ABCD 4 दोस्त क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते हैं, A और C क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते, B और D फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं खेलते। अब शुरू में ही 4 डेटा नेगेटिव कर दिया, फिर एक पॉजिटिव कह दिया कि C बैडमिंटन खेलता है, इसका मतलब ऑल आर नेगेटिव, 80% आर नेगेटिव। तो वहां हम तुरंत टेबल बनाते हैं कि डिनाई करते जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप ये हमेशा सदाबहार होता है, सब जगह काम आएगा, जहां कुछ भी काम नहीं आएगा वहां ग्रुप काम आएगा। ग्रुप का मतलब होता है कि जैसा वो कहे वैसे आप अरेंज करते चले जाओ। जैसे उसने कहा ABCDEFGHIJ 10 विद्यार्थी 3 अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं। अब विद्यार्थी हैं 10 और विद्यालय कितने हैं? 3। किसी भी विद्यालय में 3 से कम नहीं पढ़ते, 3 से कम नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब 3-3 का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, और कोई एक उसमें ऐसा होगा जिसमें 4 जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हें देख के लगा कि विद्यार्थी कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रुप का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास सिस्टम होगा उनको हम अरेंज करते चले जाएंगे। अब जैसे उसने कहा कि 6 खिलाड़ी हैं, 3 खेल हैं, और 2 क्रिकेट खेलेंगे,
दो हॉकी खेलेंगे, दो फुटबॉल खेलेंगे। तो यहां हमने बना दिया हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, और सब जगह दो दो सीट भी लगा दी। फिर उसने कहा ए और बी का खेल समान है। तुरंत आप रफ में लिखो ए और बी का खेल समान है। सी और डी का खेल समान नहीं है, इसका मतलब इनकी दुश्मनी होगी। ई क्रिकेट खेलता है परंतु सी क्रिकेट, एफ हॉकी नहीं खेलता। अब पूरा प्रश्न आपके बोर्ड पर आ गया। मेरी बात एकदम अपने दिमाग में लाइन से रख लो। अगर दो काम आपने एग्जाम में नहीं किया, फिर आप 50,000 प्रश्न हल कर लेना, एग्जाम में होगा नहीं 27। पहला काम, प्रश्न को तेजी से पढ़ना और पढ़ते वक्त दिमाग लगा लेना कि हमें करना क्या है। एक बात। दूसरी चीज, जितना डेटा आप यूज करते जाएं, कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें सारे डेटा आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो जिसको यूज करते जा रहे हैं वहां टिक मत करिए, पर जिनको यूज नहीं कर रहे वहां लाइन खींचते जाइए, तो आपको पता रहेगा ये डेटा अभी उठाना है वहां से। कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम प्रश्न में जब डेटा पढ़ते रहिए तो उनको अरेंज करते रहे। जैसे उसने कहा ए और बी का खेल समान है, तो समान है तो साथ में ही होंगे। सी और डी का समान नहीं है तो ऐसे लाइन खींच दो, दुश्मनी होगी। फिर उसने कहा ई क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल खेले। सी क्रिकेट नहीं खेलता। तो जब हमने ई को क्रिकेट खेलना सिखाया तो उसी समय सी लिख के नीचे क्रॉस भी कर दिया। अगर ये सी लिख के क्रॉस नहीं करो तो ये सी ढूंढने से मिलेगा नहीं। और एफ हॉकी नहीं खेलता। अब हमें दिखता रहेगा कि एफ हॉकी में किसी कीमत पे नहीं आएगा, सी किसी कीमत पर क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब जब हम पलटेंगे तो हमारे पास ये होगा कि ये जहां जाएंगे साथ जाएंगे। इसको रखने के लिए यहां अब हम रख नहीं सकते। ये बैठ गया। तो नाउ आई हैव द टू ऑप्शन, या तो यहां या तो यहां। अगर हम पहले झटके में ही सही जगह पे रख दिए तो पहले झटके में आंसर आएगा। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव होने के नाते हम मान के चलते हैं कि हो सकता है पहली बार हमसे गलती हो जाए। भाई ए और बी के लिए तो यहां भी जगह है, यहां भी है, तो चलो हम मान लिया गलती कर देते हैं। हमने गलती कर दिया, ए और बी को यहां रख दिया। मेरा हाथ देखते रहना, ए बी को जैसे यहां रखोगे ये फुल हो गया। अब ए बी के अलावा कोई फुटबॉल खेल नहीं सकता, एफ हॉकी नहीं खेलता, तो इस कंडीशन में एफ को हमें क्रिकेट खिलाना पड़ेगा, तो ये भी फुल हो जाएगा। सी और डी दोनों साथ जा नहीं सकते। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो क्या है, गलत है। जिसको ना समझ में आओ हाथ उठाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में प्रश्न टफ होते जाएंगे। तो अभी अगर दिक्कत है तो आप हाथ उठाइए, आई कैन एक्सप्लेन। चलिए, इसका मतलब सबको ज्ञान प्राप्त है। ए और बी यहां नहीं रख सकते तो कहां रखेंगे? सी क्रिकेट नहीं खेलेगा, हॉकी फुल हो गई, तो क्या खेलेगा? सी के बगल में डी नहीं बैठ सकता, डी कहां जाएगा? और एफ एक झटके में हो जाएगा। लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 विद्यार्थी आठ विद्यार्थी तीन अलग अलग संकायों में, तीन अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान पढ़ते हैं।
कला, वाणिज्य और विज्ञान पढ़ते हैं। कला मतलब आर्ट्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स और विज्ञान मतलब साइंस पढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में न तो 2 से कम है और ना ही 3 से अधिक। न तो 2 से कम है और ना ही 3 से अधिक। ए और सी अलग अलग क्षेत्र से हैं। ए और सी अलग अलग क्षेत्र से हैं। ई केवल एफ के साथ, ई केवल एफ के साथ वाणिज्य पढ़ता है। जी तथा एच जी तथा एच समान क्षेत्र से हैं। बी विज्ञान पढ़ता है, बी यानी बॉम्बे, बी विज्ञान पढ़ता है। डी और ए, डी फॉर देहरादून, ए फॉर एप्पल, डी और ए समान क्षेत्र से नहीं है। विज्ञान कौन कौन पढ़ता है? प्रश्न नंबर 1, विज्ञान कौन कौन पढ़ता है? बस एक काफी है, शुरू हो जाओ। हो भी गया। जिनके हो जाते हैं हमें पता है, जिनका आंसर हो जाता है मुझे पता है। हो गया। कला, विज्ञान और वाणिज्य किसी में 2 से कम नहीं है, तो पहले 2 का तो जुगाड़ कर ही दो।
तीन किस्में होंगे ये प्रश्न डिसाइड करेगा, और तीन से ज्यादा नहीं है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी एक में दो से कम नहीं है, दो दो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छह हो गए, अब बचे दो, तो इसका मतलब दो ऐसे होंगे जिसमें तीन तीन होंगे और एक में दो होगा। यह समझना ज्यादा जरूरी है। अब कहता है ए और सी समान क्षेत्र से नहीं है, ठीक है। ई केवल एफ के साथ, केवल एफ, यानी संसार में एफ के अलावा कहीं देखेगा नहीं। ई केवल एफ के साथ क्या करता है, वाणिज्य पढ़ता है। अब जैसे ही कंफर्म हुआ कि कॉमर्स हैव द ओनली टू सीट्स, ई और एफ, तो अब ये फिक्स हो गया। इसका मतलब यहां भी तीन, बी विज्ञान पढ़ता है, ठीक है। जी और एच समान क्षेत्र से है, ए और डी भी समान क्षेत्र से। अब कॉमन सेंस कहता है कि अगर जी एच को हम विज्ञान में रख देंगे तो ये तीनों फिर जाएंगे आर्ट फैकल्टी में और एक दूसरे की हत्या कर देंगे, क्योंकि इनकी बनती नहीं है। इसका मतलब जी और एच किसी कीमत पे विज्ञान में नहीं जाएगा। ए की दुश्मनी सी से है और ए की ही दुश्मनी डी से है। सी और डी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। अब हमें कला में एक को रखना है, दो को विज्ञान में, तो जाहिर सी बात है दुश्मन का दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो डी यहां, सी यहां और ए यहां। मजा आ रहा है? जब सारे प्रश्न होते रहते हैं तो मजा आता है। दर्द तब होता है जब मामला फंस जाता है। चलिए अगला प्रश्न और खतरनाक प्रश्न। तीन बच्चे जिसमें से एक बच्चा एक्स का है, एक्स समझते हो, दूसरा वाई का है और तीसरा जेड का है। इन बच्चों के नाम ए, बी और सी हैं। ये तीनों बच्चे पैंट, शर्ट और टोपी अलग अलग रंग लाल, हरा और नीला पहनते हैं। किसी भी बच्चे का ड्रेस कॉम्बिनेशन समान नहीं है।
बी, जिस बच्चे का नाम बी है, बी नीला शर्ट पहनता है। ए लाल पैंट नहीं पहनता है। ए लाल पैंट नहीं पहनता है। जिस बच्चे के पास नीले रंग की टोपी है वह हरा पैंट नहीं पहनता है। जो नीले रंग की टोपी पहनता है वह हरा पैंट नहीं पहनता है। प्रश्न है, तीनों बच्चों एबीसी का टोपी, शर्ट और पैंट का कलर ज्ञात कीजिए। टोपी, शर्ट और पैंट का कलर ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना शुरू कर दीजिए। आप इनको छोटा बच्चा समझ के मुझको, हाँ ध्यान रखना, छोटे बच्चे हैं, कपड़े आराम से पहनाना, नहीं जैसे ही पहनाओगे दूसरा उतार के खड़ा हो जाएगा, है ना। और देखना बच्चे जल्दी कपड़े पहनेंगे नहीं, आप ट्राई करते रहो। हो गया? जिनका जिनका हो गया हाथ उठाएं। ठीक है, आपका हो गया? ठीक है, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप चलिए सी का रंग बताइए। और पैंट पहन के घूम रहा है खाली। इतनी सर्दी है, उसको सर्दी लग जाएगी ना। और अगर केवल सी पैंट पहन घूम रहा है तो कौन ऐसा बच्चा है जो केवल टोपी लगा के घूम रहा है, उसका बताओ। ए या बी? केवल टोपी लगाए है, ना शर्ट पहने है ना पैंट, टोपी लगा के घूम रहा है। किनके बच्चे पूरे ड्रेस में हैं वो हाथ उठाएं। अब जिसके पूरे हों वही हाथ उठाना। ठीक है,
एक एड्रेस बताओ। पीला शर्ट क्या उधार मांग के पहना है वो? हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है बच्चे, बताना है नहीं बताना? आप बताइए। ठीक है, अच्छा ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन वाले भी अपने स्तर से बच्चों को केवल एक ही ड्रेस पहना रहे हैं। टोपी पहना के कह रहे हैं जा बेटा घूम। वो केवल टोपी पहने इसे नंगा घूम रहा है ना? किसी ने शर्ट पहना दिया है तो पैंट नहीं पहना है। तीनों ड्रेस पहनाने हैं, टोपी, शर्ट एंड पैंट। दरअसल शुरू में जो हम लोगों ने प्रश्न किए, ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द दिस टॉपिक, मतलब वो बेसिक्स हैं, यानी बेसिक जिसको पता होगा वही तो टॉप करेगा। तो बेसिक्स थे। दिस इज द यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। तीनों बच्चे वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी लेवल पे। कुछ लोग अभी भी पहना रहे हैं बच्चों को कपड़े। आपने पहना लिए? ठीक है बताओ। अब पहन के घूम रहे हैं। यार गजब बेइज्जती है, बैठो। मतलब टोपी पहना दिए, एक को टोपी पहन के घूम रहा है। लोक सेवा आयोग से केजीएस, लोक सेवा आयोग से केजीएस, है ना? अब बच्चा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, बड़ा होता तो समझ। इधर देखिए, ऊपर देखिए। अब तीन बच्चे हैं एबीसी, जो एक्स वाई जेड के बच्चे हैं। तब भी आपको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने लिखवा दिया कि बच्चों का ड्रेस कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा, जबकि ये लाइन इसमें मुझे लिखवानी ही नहीं थी। केवल इतनी लाइन लिखवानी थी स्टार्टिंग में ही जो लिखाया है कि तीनों बच्चे पैंट शर्ट और टोपी अलग अलग रंग लाल हरा और नीला पहनते हैं। ये लाइन ही सफिशियंट थी। पर मुझे पता था कि ये देश बाबाओं का है, क्लास भी बाबाओं की है, तो अगर इन्हें मैं थोड़ा और क्लियरिफाई कर दूं तो बेहतर होगा। नहीं तो कुछ तो ऐसे होंगे कि अपना एक एक कपड़ा पहना करके एक सूता भी पहन लेंगे, है ना? सोचेंगे नहीं। जब मैंने ड्रेस कॉम्बिनेशन बोला, इसका मतलब ऑल आर द डिफरेंट। अब आप देखिए पहनेंगे कैसे। तीन बच्चे हैं, ए बी और सी। आप एक बात नोटिस करना, मैं जितने भी प्रश्न आपको कराऊंगा हर एक को डायग्राम बना के ही अटेम्प्ट करूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि एग्जाम में आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब आप एक बात बताइए, टोपी आदमी कहां पहनता है? सर पे। शर्ट कहां पहनता है? बीच में? नहीं, छोटे बचपने में तो कई लोग यहां भी लपेट लेते थे और निकल लेते थे। अब पैंट कहां पहनेगा? नीचे। इसका मतलब टोपी, शर्ट और पैंट। अब आप कहोगे सर आपने ये काम क्यों किया? लंबा से छोटा के क्रम में, भारी से हल्का के क्रम में कोई व्यक्ति समान स्थान पे नहीं है। याद आया?
ऐसे क्यों बनाया था? क्योंकि हमें दिखता रहे। जब कोई काम करे तो आप ये पूछ लिया करो, सर हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सेम कलर नहीं होनी चाहिए। यानी एक ने अगर हरी टोपी लगा ली तो दूसरा हरी टोपी नहीं लगा सकता। एक ने अगर नीला शर्ट पहन लिया दूसरा नीला शर्ट नहीं पहन सकता। यही इस प्रश्न की थीम थी। एकदम बी रिलैक्स, बहुत टेंशन में ना रहो, बी रिलैक्स। नहीं तो ये प्रश्न हो जाएगा, ये समझ में भी आ जाएगा। यूपीएससी क्या करेगा एग्जाम में, बच्चे होंगे 8, पैंट शर्ट टोपी कुल होनी चाहिए 24 और पैंट शर्ट टोपी रहेगी केवल 17। कल्पना करो कितना दहशत आएगा। 8-8 बच्चे, एक को पहनाओगे, जब तक तीसरे को पहनाओगे ये उतार के फिर खड़ा हो जाएगा। मतलब बच्चे 8 हो जाएंगे। अच्छा कपड़े हैं 17, उसी में एडजस्ट करना है। उसमें कंडीशन दे देगा 17 कपड़े। अच्छा कपड़े की कैटेगरी नहीं बताएगा, बट ये बोल देगा कि उन 8 बच्चों में कम से कम 4 बच्चे ऐसे हैं जो टोपी पहनेंगे ही पहनेंगे। कम से कम बोलेगा, अधिक से अधिक आप चाहे सबको टोपी पहना दो। प्रत्येक बच्चे का पैंट पहनना जरूरी है क्योंकि बच्चा नंगा नहीं घूमना चाहिए। अब आप सोचो कि अपने बच्चे तो हैं नहीं, घूमे तो घूमे। अब कपड़े हैं 17 और बच्चे हैं 8 तो होने चाहिए 24। तो पैंट तो अब आप सबको पहनाने के लिए मजबूर हो, तो पैंट आपको कितनी चाहिए? 8। कल्पना करो ना कि प्रश्न भाई यूपीएससी पूछ के तो देगा नहीं। तो जब ऐसा प्रश्न देगा तो आपको ये तो याद आएगा कि हमने क्लास में टोपी पैंट शर्ट पहनाया था, पर ये इनको कैसे पहनाऊं? आपको एक एक प्रश्न में जुटना पड़ेगा। कम से कम 4 बच्चा टोपी अवश्य पहनेगा, कम से कम 3 बच्चे शर्ट अवश्य पहनेंगे। इन 8 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्लीट ड्रेस पहनेंगे। प्रश्न तो बदल गया ना, दुनिया भी बदल गई। और अगर और आपको दुखी करना होगा, दर्द भरना होगा, जैसे उसको लगा दर्द कम होगा इसमें, तो डाल देगा कि इन 17 कपड़े में भी 2 कपड़े आपको अपने लिए बचाने हैं। अब आप बचा के दिखाना। समझ गए? चलिए कम टू द पॉइंट। टोपी ऊपर होगी, शर्ट यहां होगा, पैंट यहां होगा। इसलिए मुस्कुराते रहो, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। मैं अपनी क्लास में तरह तरह की चुटकुले कहानियां सिर्फ इसीलिए सुनाता हूं कि किसी के चेहरे उदास न रहे। उदास व्यक्ति कभी भी सफलता की ओर जाता ही नहीं है। ये मेरे से आखिरी मंत्र ले लो। अगर कोई लड़का आपको एकदम गंभीर मिले या कोई लड़की एकदम सीरियस है पढ़ते पढ़ते, तो समझ लो सीरियस तो है, पढ़ता या पढ़ती भी है, पर उसके जिंदगी में मंजिल का उजाला होगा नहीं। उदासी कभी भी मंजिल की ओर पहुंचती ही नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, जितनी देर पढ़िए, प्रसन्न होकर पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। चलो इसी पे शायरी सुनाता हूं, है ना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी के घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, इसलिए ऐसा मजाक दोबारा मत करो। अब इधर देखते रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न हो गए? प्रसन्न कैसे हो गए जब जीवन में कुछ है ही नहीं तो। लेकिन मान लिया करो, दिस इज द एप्टीट्यूड क्लास। कभी कंफ्यूजन हो ना कि मान लो वो कहीं तो होगी ही। अब देखो ये बन गया, बी नीला शर्ट पहनता है तो यहां पहना दो नीला, तुरंत जो कंफर्म डेटा है। लाल पैंट ए नहीं पहनता, बना दिया। 2 डेटा जो कंफर्म हम सेट कर सकते हो कर दिया। ये नीला शर्ट पहनेगा, ये लाल पैंट नहीं पहनेगा। अब यहां लाल लिख के क्रॉस कर दिया तो अब हमें दिखता रहेगा कि यहां लाल नहीं आएगा। फिर उसने कहा जिसने नीली टोपी पहनी है, जिसने नीली टोपी पहनी है, तो नीली टोपी तो अभी किसी ने नहीं पहनी। इसका मतलब वो डेटा हम अब यहां नहीं रख सकते, हम बगल में रफ करेंगे। जिसने नीली टोपी पहन रखी है वह हरा पैंट नहीं पहनता। अब नीली टोपी पहन लिया तो पैंट 2 ही रंग बचे, लाल और हरा। भाई अलग अलग कलर होना चाहिए, कलर तो 3 ही है ना। टोपी अगर नीली हो गई तो 2 कलर बचे, लाल और हरा। हरा पैंट नहीं पहन सकता, तो कैसा पैंट पहनेगा?
अब अगर लाल पैंट पहनेगा, नीली टोपी पहनेगा, तो शर्ट क्या पहनेगा? ये डायग्राम सेट हो गया। अब इसको लाके हम यहां सेट करते हैं। अगर इसको हम यहां सेट करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए लाल पैंट, तो यहां नहीं सेट कर सकते। यहां सेट कर सकते हैं? यहां सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीला शर्ट पहनता, उसने हरा पहन रखा है। अब एक ही व्यक्ति बचा। हो गया, हरा नीला शर्ट तीनों ने पहन लिया। अब टोपी पहनाते हैं। ए ने लाल रंग का शर्ट पहन लिया। अब टोपी ये दो ही रंग की पहन सकता था, या तो नीली और या तो हरा। नीली टोपी उसने पहन रखी है, तो इसकी टोपी का रंग क्या होगा? तो हरा लाल, हरा नीला, लाल नीला। अब पहन के घूमेंगे। ऑनलाइन वालों, मुझे ये नहीं पता कि आपको शेड्यूल पहले से क्यों नहीं मिला, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि शेड्यूल मैं तो लगाता नहीं, शेड्यूल कहीं और से लगा होगा, जबकि आज की क्लास शेड्यूल थी। इसलिए आप ये मेरे से सवाल न पूछ के जिंदगी का आनंद लीजिए। प्रश्न पढ़िए।
एक ने लिखा सर कहां चले गए, अभी यही हूं संसार में। अच्छा, ऑनलाइन वालों क्या होता है, जब बगल में हो जाते हैं हम तो क्या होता है, ये पूरा ब्लैंक दिखने लगता है, फिर आदमी कितनी देर देखेगा, उसको लगता है देखो मास्टर गायब हो गया। अच्छा, सामने बैठे रहो, कॉफी पियो, चाय पियो, कभी देखी है यूट्यूब पे क्लास, चाय लिए रहेगा। सुनो, एक तो मैंने देखा था ना, बहुत पहले एक टेलीविजन में वो आता था, सावधान इंडिया। अच्छा, वो सावधान करने की जगह ना डरा देता था, खबरदार हो जाओ जिंदगी के नौजवानों, मर जाओ। जब ऐसे करता था ना, लगता था बम से उड़ा देगा। और एक खबरदार इंडिया करके आता था, वो स्वतः भूतों जैसा दिखता था, जो बोलता था ना भूत की तरह लगता था। मुझे कई बार फील आता था कि भूत कैसा होता होगा, ऐसा ही होता होगा। आप लोगों में से किसी ने देखा है भूत? किसी ने देखा हो हाथ उठाए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो भूत मानते हैं? दरअसल ना तो किसी ने भूत देखा है, और भूत का अस्तित्व होता है या नहीं ये भी कोई नहीं समझा। लेकिन रात को घना अंधेरा हो और जिस मोहल्ले में रहते हो वहां दूर एक खंडहर कोठी हो, और मैं कहूं बेटा वहां चले जाओ, गरम गरम पिज्जा ऑर्डर होके आया होगा, आप कहोगे सर जान दे दूंगा पर पिज्जा नहीं खाऊंगा। दरअसल क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ एजम्पशन। जब हम लोग एजम्पशन पढ़ेंगे वहां बताएंगे होता क्या है। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो कुछ तो दादी नानी ने, मौसी बुआ ने, कुछ पड़ोसियों ने, वो देखा नहीं, दिख नहीं रहा, वो दूर देखो हल्का हल्का ऐसे हाथ हिला रहा है। और भूत का एक कॉन्सेप्ट है कि सफेद साड़ी में होगी। तो दरअसल ऑल आर रिलेटेड द एजम्पशन। जैसे जब आप कॉम्प्रेंशन पढ़ोगे, बड़ा बड़ा कॉम्प्रेंशन होगा ना, तो कॉम्प्रेंशन पढ़ने के बाद लगता है कि चारों विकल्प सही हैं अवधारणा के मामले में। तो चारों सही ना होना, वहां सब यही एग्जाम्पल काम आएंगे। अवधारणा का मतलब होता है जो हमारे अंतर चेतन में दबा हुआ हो, बना हुआ हो, बैठा हुआ हो, जो पहले से सेट हो, माइंड सेट जिसे कहते हैं। तो चूंकि बचपन से हमें बताया गया कि भूत का कॉन्सेप्ट है सफेद साड़ी, तो हम मान लेते हैं भूत का कॉन्सेप्ट है सफेद साड़ी। भूत सामान्यतः अंधेरों में दिखेगा, उजाले में नहीं दिखेगा। ये क्या है कॉन्सेप्ट, भूत होता ही नहीं है। अब जिन लोगों ने भूत, जो लोग भूत को मानते होंगे ना, वो मन ही मन सोच रहे होंगे सर आपको क्या पता हम पे क्या गुजरी है। मैं ये बात जानता तो हूं ही, लेकिन अब चलो। कोई नहीं, एक प्रश्न और करवाते हैं फिर पीपीटी करवाते हैं। लिखिए, एबीसीडी, एबीसीडी चार दोस्त, एबीसीडी चार दोस्त गाना गाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, चित्रकारी करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं। गाना गाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, चित्रकारी करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। प्रत्येक अभिरुचि में, प्रत्येक अभिरुचि में दो दोस्त हैं। प्रत्येक अभिरुचि में दो दोस्त हैं और प्रत्येक दोस्त की दो अभिरुचि है।
ए गाना नहीं गाता है, बी, बी यानी बॉम्बे, बी पतंग नहीं उड़ाता है, सी न तो पतंग उड़ाता है, सी ना तो पतंग उड़ाता है और ना ही चित्रकारी करता है। बी और डी, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर देहरादून, बी और डी की एक पसंद समान है, बी और डी की एक पसंद समान है। प्रश्न नंबर 1, क्रिकेट कौन खेलता है? प्रश्न नंबर 2, गाना कौन कौन गाएगा? प्रश्न नंबर 3, बी और डी की संयुक्त पसंद कौन सी है? बी और डी की संयुक्त पसंद कौन सी है? अब आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करिए।
आ गया? बताओ गाना कौन गाएगा? चार दोस्त हैं, ABCD। हॉबी भी चार है, क्रिकेट खेलना, गाना गाना, चित्रकारी करना और बर्तन धुलना, पतंग उड़ाना। ठीक है, चार दोस्त हैं, चार हॉबी है, तो डेटा तो 1 by 1 हुआ, लेकिन मामला वहीं फेल हो गया जब उसने कहा कि प्रत्येक दोस्त की दो अभिरुचि है और प्रत्येक अभिरुचि में दो दोस्त हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा फिर तो हम क्या करेंगे, ये उन लोगों की टीम है जो गाना गाएंगे। ये पतंग वाले हैं, ये चित्रकारी करेंगे और ये क्रिकेट खेलेंगे। प्रत्येक हॉबी में दो दोस्त हैं और प्रत्येक दोस्त की दो हॉबी। ए गाना नहीं गाएगा, बी पतंग नहीं उड़ाएगा, सी न तो पतंग उड़ाएगा और न ही, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और है, बी और डी की एक पसंद समान है। सी न तो पतंग उड़ाएगा न ही चित्रकारी करेगा, दो काम नहीं कर सकता, घर वालों ने मना किया है, तो फिर क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा और कौन सा गाएगा, कौन वाला, तो सी गाना गाएगा और क्रिकेट खेलेगा। दैट्स क्लियर हो गया। अब कहता है बी और डी की एक पसंद समान होगी, इसका मतलब एक जगह ऐसा होगा जहां बी और डी दोनों साथ में रहेंगे। अब बी और डी यहां हो नहीं सकते, यहां भी नहीं हो सकते, हो तो यहां भी नहीं सकते, क्योंकि बी पतंग नहीं उड़ाएगा। तो ये रहा बी और ये रहा, जिसको ना समझ में आए हाथ उठा देना, जिसको समझ में ना आए हाथ उठाओ। चलो उठ गया, देखो पीछे तक नेटवर्क कैच करता हूं मैं। ए गाना नहीं गाएगा, ए किसी कीमत पे गाना नहीं गाएगा, क्लियर है। बी पतंग नहीं उड़ाएगा, तो बी पतंग नहीं उड़ाएगा। जैसे उसने कहा कि सी न तो पतंग उड़ा सकता है और न ही चित्रकारी कर सकता है, और अगर आपने प्रश्न होश में लिखा होगा और पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हर व्यक्ति की दो अभिरुचि है, यानी चार अभिरुचियां हैं, यानी हॉबी, चार में से दो काम करेगा ही करेगा। तो सी के घर वालों ने कहा कि ना तो तुम पतंग उड़ा सकते हो ना ही चित्रकारी कर सकते हो, तो दो काम तो करेगा ना। अब दो के अलावा जो बचेगा वही काम करेगा, तो एक तो क्रिकेट खेलेगा और दूसरा गाना गाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब कहता है, प्रश्न में लिखा है कि बी और डी की एक पसंद समान है। बी और डी को अब आप यहां नहीं रख सकते क्योंकि जगह ही एक खाली है, यहां नहीं रख सकते क्यों, क्योंकि बी पतंग में आएगा ही नहीं। बी और डी को आप यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि जगह एक खाली है। तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचा, यहां बी और यहां। क्लियर है? अब सवाल है कि इसके बाद क्या सोचें। इसके बाद शुरू से सोचें
एक गाना नहीं गाएगा, मतलब घर वालों ने कहा कि तुम गाना नहीं गाओगे, और चित्रकारी में जगह ही नहीं बची, तो एक क्या करेगा? पतंग उड़ाएगा। और वेरी गुड, यहां तक नेटवर्क सही चल रहा है। अब देखो, बी एक काम कर रहा है चित्रकारी, लेकिन हर आदमी दो काम करेगा ना। बी चित्रकारी कर रहा है, क्रिकेट खेल नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं बची, पतंग उड़ा नहीं सकता क्योंकि मम्मी ने मना किया है, तो क्या करेगा? यही करेगा, गाना गाएगा। सब लोग सेट हो गए, एक ही आदमी सेट नहीं दिख रहा, वो कौन है? डी। डी तो केवल एक जगह सेट है, चित्रकारी कर रहा है, तो क्या करेगा? अब सारे के सारे सेट हो गए। एग्जाम से पहले मेरे द्वारा क्लास में कराए गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दे रहा हूं, इतने ही आपको प्रैक्टिस करके चले जाना है और सीधा पेपर में क्वालिफाई कर जाना है। ये मेरी एडवाइस है, आप मानो या ना मानो, ये आप पे है। आपको लगता है नहीं कि बाबा 33222220 की बुक पढ़नी चाहिए, तो आप खरीद के पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दरअसल बाजार में जब से सीसेट आया ना, इस लेवल की बुक मार्केट में आई नहीं। शुरू में 11, 12, 13 में तो ठीक भी था, बाद में लगभग गायब हो गए, क्योंकि मैक्सिमम संस्थान वाले ये मान के चलते हैं कि रीजनिंग एंड मैथ, और बच्चा जब घर से तैयारी करने निकलता है तो मैक्सिमम ये मान के चलते हैं कि हमें रीजनिंग मैथ आता है, क्योंकि उसके पहले कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर चुके होते हैं। अब जो बचे खुचे हैं उन्हें लगता है कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या ही फर्क पड़ेगा, रीजनिंग मैथ 15 दिन में पढ़ेंगे, खट से दरवाजा खुल जाएगा। पर दरअसल वो सिमसिम खुल जा जो कोड है ना, वो इतना मजबूत कोड है कि सिमसिम हर जगह तो खुलेगा, पर यूपीएससी में नहीं खुलेगा। वहां आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अगर यूपीएससी चाहता तो सीसेट का पेपर फर्स्ट मीटिंग कर सकता था ना, क्यों नहीं किया? इसको सेकंड पेपर क्यों बनाया, जबकि क्वालिफाइंग पेपर पहले होते हैं? आप देख लो, क्वालिफाइंग पेपर पहले कराए जाते हैं और मेरिट वाले पेपर बाद में कराए जाते हैं। तो यूपीएससी फर्स्ट मीटिंग सीसेट, सेकंड मीटिंग जीएस कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा कर देगा फिर लोगों की क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सुबह सुबह नहा धो के घर से जाएंगे, ठंडे ठंडे में कांड करके आ जाएंगे। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है, पहले तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, आप में से जो भी सीरियस हैं और जिन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया होगा, जो लाइन में बोलूंगा सीधा उनके दिल पे जाके ही लगेगी। पहली बात तो आप महीनों से रात दिन तपस्या कर रहे होंगे, फिर एडमिट कार्ड सेंटर, कल पेपर है, रात में जाते जाते भी डेटा पलट रहे होंगे जनरल स्टडी का, फिर आप पेपर देने जाएंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो जनरल स्टडी में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे
जो आपने जिंदगी में ना देखा है ना ही सुना है। और मतलब रात दिन तपस्या के बाद भी पहले झटके में जब आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, तो पहले झटके में 40-42 क्वेश्चन तक ही पहुंचेंगे। इसका मतलब 55 से 58 प्रश्न जो हैं, मतलब 60 से 58 प्रश्न जो हैं, वो आपको हिलाने के लिए काफी होंगे। लेकिन आपको पता है उतने में होगा नहीं। अब आप सेकंड ट्रायल लेंगे। सेकंड ट्रायल लेंगे तो 25 से 30 प्रश्न करेंगे, जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा। ऑलरेडी ये संघर्ष करके गोला भर के आप पेपर देके बाहर निकलेंगे। और जब पेपर देके बाहर निकलेंगे तो न तो आपके शरीर में जान होगी और न ही दिमाग में। गला एकदम सूख रहा होगा, आंखें भरी भरी होंगी। और गर्मी के महीने में जब आप सेंटर से बाहर निकलेंगे तो जब सूर्य की रोशनी आपकी आंखों पे पड़ेगी ना, तो इसे जैसे गर्म तवे पे पानी का छिट्टा मारते हैं, ठंड से करता है ना, उसी स्टाइल में होगा। फिर आप बाहर आएंगे, 2-2.5 घंटे का गैप होगा। उसमें तनाव, अवसाद, पुरानी गलतियां, भविष्य का प्लान, शादी की चिंताएं, बच्चों की खबर, बच्चों को किस स्कूल में ये सब याद आ जाएगा। और अगर पेपर कुछ ऊपर नीचे हो गया है, बहुत टफ आया है, और मान लो आप लगभग 40-45 ही क्वेश्चन कर पाए हो, मान लिया 48 कर पाए हो, तो आपको मन में एक डाउट भी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जबकि हो सकता है कि 46 ही कट ऑफ जाए, हो सकता है 42 ही कट ऑफ जाए, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे। उसके बाद होगा सेकंड पेपर 2.5 से 4.5। गर्मी टॉप पे, आपकी निराशा टॉप पे, आपकी एनर्जी लोएस्ट लेवल पे। अब फिर शुरू होगा बच्चों को कपड़े पहनाने का खेल। दूसरों के बच्चे कपड़े पहनाओ आप। इसीलिए वो 27 क्वेश्चन इज द टफेस्ट, मोस्ट टफेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसीलिए वो 80 में 27 नहीं हो पाता, और कोई रीजन नहीं। वही पेपर अगर मॉर्निंग टाइम कर दिया जाए, देखिए लोग निपट लेंगे। पर ये साइकोलॉजिकल वार है, यानी इतनी मेहनत के बावजूद क्या आपकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी बची है कि आप प्रश्न को देख के एनालिसिस कर ले रहे हो? अगर आप कर ले रहे हो तो आप महान आदमी हो। और अगर आप इतने महान हो तो फिर अब आप मेंस लिखोगे। समझ गए सारा खेल? अच्छा, और जिनका जीएस में ही 5 सही हुआ है, वो जब रिजल्ट आएगा तो मिलेंगे हमसे, सर नमस्ते सर, इस बार पिछली बार पेपर दिया था ना, सीसेट हो गया सर, जीएस में रुक गया 2 प्रश्न से। किया ही 2 प्रश्न था जीएस में, और रुका कितने से? कई कई लड़के होते हैं कि लड्डू लेके लाइब्रेरी में बांटते ही, बताया ही है, 5 किलो लड्डू लाइब्रेरी में बंटवा देंगे। तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो लोग बताएंगे भैया का हो गया ना। भैया दीदी दोनों साथ ही में पढ़ते थे, भैया का हो गया, दीदी का नहीं हुआ। ये दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिख रहा है ना? मैं पढ़ दूंगा तो दिख जाएगा। मुझे दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? पढ़ता हूं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और आगे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। जब 3 मित्र ए बी सी मिले तो पाया गया उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक क्रम में पोशाकें जैकेट, स्वेटर और टाई है, और उनका रंग नीला, सफेद और काला है। उन व्यक्तियों के कुल नाम यानी सरनेम यादृच्छिक क्रम में रिबेरो, कुमार और सिंह है। आगे यह ज्ञात है कि न तो बी ने न ही रिबेरो ने सफेद स्वेटर पहना था, सी ने टाई पहनी थी, सिंह की पोशाक सफेद नहीं थी, कुमार जैकेट नहीं पहनता, रिबेरो को काला रंग पसंद नहीं है,
हर एक मित्र ने एक ही रंग की ऊपरी पोशाक पहनी थी। तो सी का कुल नाम क्या है? अब जिसको जिसको न दिख रहा हो वो हाथ उठाएं। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। रुको मैं इंतजाम करता हूं। क्या कह रही हो? कुछ कह रही है? नहीं, अब अभी फिलहाल तो क्लास में करा रहा हूं ना, तो मैं कोई और इंतजाम करता हूं। देश ऐसे चल रहा है। आप एक और लगाओ। टेलीग्राम पे इसके अलावा भी डाल देंगे। फिलहाल कुछ प्रश्न मैं चाहता था क्लास में हो, इसलिए। चलिए इसको छोड़ो। नया क्वेश्चन लग रहा है ना, तो सबको दिखे। नहीं दिख ही नहीं रहा, बहुत लोग बद्दुआ दे रहे होंगे। हाँ वो डाल देंगे बेटा। पहले एक बड़ा सा प्रश्न दिखाऊं जिससे ज्ञान प्राप्त हो। पढ़ो अब। आप लिखो नहीं, बस इसको तेजी से पढ़ो। अभी इसके बाद 3 लाइन और है, वो 3 लाइन लिख लेना। फिर ये क्वेश्चन मैं शो करूंगा और आप डेटा अरेंज करना। गोल गोल घूम रहा है अभी। हो गया। आपका नहीं, इधर। इसको नहीं नोट करो, इतना नोट देख लिया। आप ये वाली लाइन, बस ये वाली लाइन जो लिखी है ना, इसको आप कॉपी में नोट कर लो। फिर उसको मैं आपको सामने कर दूंगा, आप अरेंज करना। केवल ये 2 लाइन आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। उसके आगे की लाइन है, बगल में है, बॉक्स बी में वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल वाले बॉक्सों के बीच में है। इतनी लाइन आप लिख लो। कोई बात नहीं, दिख रहा था जिनको, जिनको नहीं दिख रहा तो दोनों का इंतजाम कर दिया। ऑनलाइन वालों चिंता ना करो, हम आपका विशेष ख्याल रखते हैं। ये तो नोट कर लिया होगा, 2 ही लाइन तो हुई है। ये प्रश्न नहीं नोट करना था, बस ये 2 लाइन नोट कर लिया ना। अब प्रश्न शो करें। कुछ लोग सोच रहे हैं बॉक्स में ही बॉल क्यों रख रहे हैं। हो गया। अब आप इसको पढ़िए और बॉक्स को अरेंज करिए। ए बी सी डी ई एफ 6 बॉक्स हैं, जो बैगनी, आसमानी, नीला और पीला और नारंगी रंग में है। उन्हें बाएं से दाएं क्रम में रखा गया है। प्रत्येक बॉक्स में 6 खेलों की बॉल रखी गई हैं और ये डेटा है।
आप अरेंज करो, फिर मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। अरेंज करो। अगर वहां बोर्ड पे नीचे देखोगे तो हो सकता है ना दिखे, इधर वालों को, है ना? तो यहां देख लिया करो, इस पे पूरा दिख रहा होगा। क्योंकि ये पोडियम के सामने आ जाने पे कई बार सामने से नहीं दिखता, तो आप इस पे देख लिया करिए। और जहां बिल्कुल ना दिखे बताना, मैं पढ़ दूंगा। ऑनलाइन वालों, मैं कहीं जाता नहीं हूं, आप बस पढ़ते रहो। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? बस 2 मिनट दे देता हूं।
किनका अरेंज हो गया है? यार अगर इतना देर लग रहा है फिर इसको करने से कोई फायदा नहीं है ना। किसका किसका हो गया हाथ उठाओ। तब भी बहुत कम लोगों का हुआ। इधर देखो, ऊपर करो सिर। जितने दिन से क्लास चले एक ही बात कहता हूं, ऑलवेज बी स्मार्ट। बी स्मार्ट का मतलब होता है मेंटली इतना कंसंट्रेट, मतलब कंसंट्रेशन हो आपका कि आप क्वेश्चन पढ़ दें तेजी से और आप समझ जाए पिक कहां करना है। प्रश्न खुद ही बताता है मुझे कहां से पिक करो। ये देखो 6 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ। रंग है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। उन्हें बाएं से दाएं की ओर क्रम में रखा गया है। आवश्यक नहीं इसी क्रम में रंग रखे गए अथवा रंगे गए हों। प्रत्येक बॉक्स में 6 खेलों क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल की गेंदों में से कोई एक गेंद रखी गई। आवश्यक नहीं इसी क्रम में। यहां तक तो बस बाबा डेटा है, केवल डेटा तो अब शुरू हुआ। तो गोल्फ की गेंद बैगनी बॉक्स में और वह डी बॉक्स में नहीं है, यानी बॉक्स जो है वो बैगनी रंग का होगा, गोल्फ की बॉल होगी, लेकिन उस बॉक्स का नाम डी नहीं होगा। अब इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 रास्ते हैं आपके पास। या आप एक बॉक्स बनाओ ऐसे, या ऐसे कर दो, यहां रख दो गोल्फ और यहां लिख दो बैगनी और ऊपर लिख दो ये डी में नहीं होगी। एक रास्ता ये था। वैसे आपकी जगह होता तो मैं इस लाइन को छोड़ देता। मैं क्या करता, अगली लाइन पढ़ता। बॉक्स ए का जिसमें टेनिस बॉल है, रंग नारंगी है और दाईं ओर के अंत में रखा गया। 1 2 3 4 5 और 6। ए है, रंग क्या है और क्या रखा इसमें? बना दिया। बॉक्स ए जिसमें टेनिस बॉल है, रंग नारंगी और दाईं ओर के अंत में रखा। हॉकी की गेंद ना तो बॉक्स डी में है ना ही बॉक्स ई में है। बॉक्स सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स ना तो नीले रंग से रंगा है और ना ही पीले रंग से। बॉक्स सी दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। 1 2 3 4 5। और बॉक्स सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग क्या है? और एक लाइन है। बॉक्स सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स ना तो नीले रंग में है और ना ही पीले रंग में। बॉक्स सी दाईं ओर से 5वें और बॉक्स बी के बगल में है। बॉक्स बी में वॉलीबॉल है। अब आप इसको अलग से रखो। क्यों अलग से रखोगे? उसकी वजह है, सी के बगल में बी है तो बगल तो ये भी है, बगल ये भी, तो वॉलीबॉल लिख लो। बॉक्स बी
बगल में है, बॉक्स बी में वॉलीबॉल है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स और गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल के बीच में है। यानी हॉकी की गेंद वाला जो बॉक्स है गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है। इसका मतलब कहां होगा? यहां, क्योंकि अगर वॉलीबॉल यहां हो जाएगा तो फिर बीच में क्रिकेट है। इसका मतलब यही लाइन समझना, ये वॉलीबॉल सी बी के बगल में, बी सी के बगल में है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां रख देंगे यहां पर, तो वॉलीबॉल यहां हो जाएगा। और साफ साफ आखिरी लाइन में कह रहा है कि हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ के गेंद और वॉलीबॉल वाले के बीच में है। तो वॉलीबॉल यहां हो जाएगा, तो यहां तो फिर वो आया नहीं हॉकी। इसका मतलब बी कहां होगा? यहां। और यहां क्या होगा? समझ गए? अब कह रहा है कि हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल के बीच में, गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में है। ये क्या है? हॉकी। और यहां क्या होगा? फुटबॉल। यही एक बचा था, फुटबॉल हो गया। अब आप फिर डेटा की दुनिया में चलो। ऊपर गोल्फ की गेंद बैगनी बॉक्स में है और वह बॉक्स डी में नहीं है। ये किस में होगा? बैगनी में। और ये डी में नहीं होगा। हॉकी की गेंद न तो बॉक्स डी में है और न ही बॉक्स ई में। डी यहां भी नहीं होगा और ई भी यहां नहीं होगा। कॉमन सेंस कहता है, क्या कहता है? कॉमन सेंस। सी बी ए सेट है, डी यहां यहां हो नहीं सकता, तो कहां जाएगा? ज्ञान तो प्राप्त हो गया। अब डी सी बी ए सेट हो गया। अब हमारे पास बचा कौन है? ई और एफ। ई यहां हो नहीं सकता और यहां कौन होगा? ज्ञान प्राप्त हो रहा है? ठीक है। हॉकी की गेंद न तो बॉक्स डी में है और न ही बॉक्स सी में। बॉक्स सी का, जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। ठीक है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स न तो नीले रंग से रंगा है और न ही पीले से। हॉकी नीला और पीला दोनों ना हो गया, तीन रंग ऑलरेडी निकल गए हैं। बचा क्या? आसमानी। आसमानी। बस दुनिया इतनी ही है। अब बचा क्या क्या? नीला और पीला। तो नीला ऑब्लिक पीला और पीला ऑब्लिक नीला। किसका किसका? जिनका हो गया था ऐसा बना हुआ है, जिनका ऐसा बना है समझ लो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। और जिनका ऐसे नहीं बना, वो कल शाम 5 बजे बस स्टैंड से, हरिद्वार की बस, अब मैं स्वतः उसमें रहूंगा, पढ़ा के क्या करूंगा बाबाओं को, फिर वही चलते हैं हरिद्वार में। एक बात बताइए, इस प्रश्न में क्या था? केवल एक चीज थी, मैं आपको बताऊं क्या था। जब इस प्रश्न को मैं बना रहा था तो मेरा भी दिमाग इस प्रश्न से 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं हो रहा था। अगर 1 सेकंड लेफ्ट राइट होंगे ना, दिखेगा ही नहीं। आपको सोचना पड़ेगा ना। जैसे ये वाला था कि यहां सी था, यहां बी था, यहां ए था, और डी को 2 जगह डिनाई कर दिया, तो इतनी सोच आपके पास होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। और जब डी वहां सेट हो गया तो बच गया ई और एफ। ई को यहां डिनाई किया है तो एफ यहां, ई यहां, एफ यहां। अब आप सोचेंगे सर ये कहां हमने सीखा था? कल हम लोग बस्ती, गोंडा और चंपानगर गए थे, याद है? जो अलग अलग कंपनियों पी क्यू आर एस टी में काम कर रहे थे, तो वहां तो यही कर रहे थे ना, जो नहीं कर रहा था उसको काटते जा रहे थे, जो बचता था उसको अरेंज कर देते थे। कोई बात नहीं, दुखी मत हो, बी पॉजिटिव।
मेरा अपना एक सिद्धांत है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सड़क से जा रहे हो, गिर गए गड्ढे में, मिट्टी लग गई, लोग हंस रहे हैं, आप भी हंसो, उठ के पोछो, बी पॉजिटिव। आप सड़क से जा रहे हो, एकाएक आपको चोट लग गई, खून बहने लगा, पड़ोसी कह रहे हैं अब आप संसार में नहीं रहोगे, आप कहो कोई बात नहीं, पुराना खून था निकल गया, नया आ जाएगा। जैसे पुराना मोबिल निकल गया, नया आ गया जाता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कई बार मेरे साथ होता है कि किसी काम के लिए मैं निकला, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कहीं भी, और जिस काम के लिए मैं गया, जिस व्यक्ति ने बुलाया था, कई लोगों से मुलाकात होनी थी, 48 घंटे खराब करने के बाद, 48 आवर्स खराब करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, उनमें से किसी से मुलाकात नहीं होती। तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता। थोड़ी देर की नाराज तो होता हूं, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं होता। मैं सोचता हूं कि आज नहीं मिला तो हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन बेहतर होगा, हो सकता है आगे अच्छा हो। और जब भी कभी आप, कई बार विद्यार्थी मेरे से पूछता है सर इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, उसका ही तरीका है कि जो जीवन में घट रहा है, बुरा घटे तो भी, अच्छा घटे तो भी, एवरीथिंग इज फाइन, जो हो रहा है ये सही हो रहा। मान लिया आपको कोई पसंद है, आपने अपनी बात कही, सामने वाले ने कहा कि मुझे कलवा पसंद है, तो आप खुश हो जाएं। हो सकता है पिंकी आपका लबसना में इंतजार कर रही हो, पॉजिटिव है ना। तो हमेशा ऐसे माहौल बनाएं। जनरली मैं ये भी बात जानता हूं कि थ्योरेटिकली मैं चाहे जितना बोल दूं, प्रैक्टिकली आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव होगा, आप ये मान लेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और ये कहानी मैंने आपको पॉजिटिविटी की बताई थी, अलमाइटी नो मोर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सुनाया था कि नहीं? अरे ऐसे ना देखो यार, नहीं सुनाया था, क्योंकि ये प्रश्न इतना बड़ा था और क्लास के मैक्सिमम पर्सन, मतलब 99.99% लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाए, कुछ लोग कर पाए। तो नेगेटिविटी आना स्वाभाविक सी बात है। और जो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि इसको मैं ऑनलाइन में भी नहीं करवाया हूं कभी, ऑफलाइन में भी कभी नहीं करवाया हूं, आज फर्स्ट टाइम करवाया, तो थोड़ा सा आदमी ठहरेगा तो ही। मैं आपको इसका सिंपल से एक बात बताता हूं। प्राचीन काल में एक राजा था, खूब ध्यान से सुनना, 2 मिनट में खत्म करूंगा कहानी, और इसको अपने जीवन का मंत्र बना लो। प्राचीन काल में एक राजा था, उसने अपने दोस्त को ही अपना मंत्री बना रखा था, सलाहकार। और राजा मंत्री की दोस्ती इतनी थी कि रात को सोने के लिए ही दोनों अलग होते थे, अलावा 24 घंटे साथ रहते थे। मंत्री इतना पॉजिटिव था कि संसार में कुछ भी नष्ट हो जाए पॉजिटिव बना रहता था। तो राजा के राज्य में एक जगह बाढ़ आ गई, एक एरिया डूब गया। राजा चिंतित थे, मंत्री पहुंचा, उसने कहा इट्स गुड, अलमाइटी नो मोर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि हे राजा दुखी मत हो, जो हुआ अच्छा हुआ, ऊपर वाला हमसे बेहतर जानता है। अब राजा का दोस्त था, राजा पॉजिटिव हो गया। एक बार एक एरिया में आग लग गई, कई लोग जिंदा जल के मर गए, राजा दुखी था, मंत्री पहुंचा, कहा दुखी ना हो, इट्स गुड, अलमाइटी नो मोर, जो हुआ अच्छा हुआ, ऊपर वाला बेहतर करता है। 1 महीने बाद राजा के पिताजी की डेथ हो गई, बाप मर गया, राजा रो रहा है, पहुंचा, उसके कंधे पे हाथ रखा, जब राजा घूमा तो कहा डोंट वरी, इट्स गुड, अलमाइटी नो मोर, जो हुआ अच्छा हुआ, ऊपर वाला बेहतर जानता है। राजा फिर भी कुछ नहीं बोला, गुड हो गया। 1.5 महीने बाद राजा की प्रिय रानी, क्या हुआ होगा बताओ, भाग गई। अब भाग गई, राजा दुखी है, मंत्री पहुंचा, पूछा क्या हुआ, कहा तुम तो जानते हो मेरी प्रिय रानी भाग गई। कहा इट्स गुड, अलमाइटी नो मोर, जो हुआ अच्छा हुआ, ऊपर वाला बेहतर करता है। राजा फिर भी मैनेज हो गया। कुछ दिनों के बाद दोनों जंगल में शिकार करने गए। उस समय जो बंदूक आती उसमें बारूद आगे से भरा जाता था, ऊपर से। शिकार करने गए, मंत्री ने बंदूक भर के राजा को दिया कि लीजिए शिकार करिए। जैसे उसने फायर किया, रिवर्स फायर हो गया और राजा का अंगूठा कट के जमीन पे गिर गया। राजा चिल्लाने लगा, जैसा कि हर कोई चिल्लाता है।
मंत्री जो था उसने कहा राजा इट्स गुड, अलमाइटी नो मोर। राजा ने कहा अरेस्ट करो इसको, बहुत हो गया, मेरा हाथ कट गया, अंगूठा, मैं अपंग हो गया, और ये कह रहा इट्स गुड। पकड़ के ले आया, कहा इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। वो खुशी खुशी जेल में जा रहा था। जब लोग पूछ रहे जेल जा रहे हो, कहा जा रहे हैं, खुशी खुशी। 6-7 महीने बाद राजा दोबारा जब जंगल में शिकार करने अपने कुछ सैनिकों के साथ गए, तो अभी जंगल में पहुंचे थे कि उन्हें वनवासी लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। और जब वनवासियों ने चारों तरफ से घेर के तीर बाण चलाना शुरू किया तो सैनिक भाग गए, 2-3 मारे गए, बच गए राजा। राजा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वनवासियों की प्रथा थी कि अगर किसी व्यक्ति को जीवित हाथ पैर बांध के बांस से लटका करके नीचे से आग जलाई जाएगी तो देवी खुश होंगी। अब राजा को बांध करके बांस में लगा के नीचे आग लगाने वाले थे, तो जो वनवासियों के गुरु थे तब तक वो आ गए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? बोले कि महाराज जी अब इसको जलाएंगे तो देवी हमारी प्रसन्न होंगी। तो उनके गुरु ने देखा कि इसका अंगूठा है नहीं। परंपरा यह कहती थी कि अनकंप्लीट पर्सन को आप बलि नहीं दे सकते, बलि देने के लिए कंप्लीट पर्सन होना बड़ा जरूरी। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, इनसे क्षमा मांगो, इनका अंगूठा है नहीं, अगर इनकी बलि दे दोगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा। वनवासियों ने राजा को छोड़ा, उनके पैरों पे पड़ के माफी मांगे। राजा मनी मन सोच रहा था कि अगर आज अंगूठा होता तो कार्यक्रम हो जाता। अब वहां से वो पैदल चलता हुआ अपने राज्य की ओर आ रहा है, बड़ा प्रायश्चित में है, बहुत दुखी है कि मैंने अपने इतने प्रिय दोस्त को इतने वर्षों से जेल में रख रखा है। ये कहानी आप एथिक्स में कोड कर सकते हो यूपीएससी के, और जो कहानियां मैं बताऊं ये कभी भी आप लिख दोगे निबंध में एथिक्स में, मैं गारंटी देता हूं आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखता था, पता था, तो आपको भी बता रहा हूं। अब जब वो पहुंचा दरबार में, कहा जल्दी से जाओ, मेरे उस दोस्त को जेल से छोड़ के निकाल के बाहर ले आओ। उसको जेल से निकाल के बाहर लाया गया। दरबार में राजा ने कहा क्या राजा ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घट गई और तुमको मैंने इतने तक दिन तक जेल में डाल के रखा, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या तुम्हें भी दुख हुआ? उसने कहा नहीं, इट वॉज गुड, अलमाइटी नो मोर। राजा का बेवकूफ हो, 2 साल तुम जेल में रहे हो, कह रहे हो जो हुआ था अच्छा हुआ था। कहा राजा जो मैंने कहा अभी वही सही है, जो हुआ था अच्छा हुआ था। कहा कैसे? कहा अगर तुम मुझे जेल में न डालते तो आज तुम्हारे साथ जंगल में मैं होता, और तुम तो वापस आ जाते और मैं अलमाइटी नो मोर हो जाता है। दैट इज द पॉजिटिविटी, है ना? कभी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए तो आप मान लें कि एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और यदि आप ऐसे होंगे तो एक दिन आप सफल जरूर होंगे। आप आईएएस बनेंगे कि नहीं, एसडीएम बनेंगे कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर आप जीवन में फेल नहीं होंगे। तो याद रखना, अलमाइटी लगा दिए, आओ जल्दी आओ। अब पढ़ लोगे? पढ़िए।
हम्म? कौन पूछ रहा है? आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी माध्यम से हो? हाँ, रैंडम। इंग्लिश में तो रैंडम लिखा होगा ट्रांसलेशन में, पर हिंदी को प्योर हिंदी में लिखेगा। तो कभी ऐसी कंफ्यूजन होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो समझ में आ जाएगा, इट इज रिलेटेड टू द रैंडम। रैंडम समझ लो, या नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये प्रश्न यूपीएससी 2016 का है, 2016 का, और इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये वैसे है जैसे बच्चे अभी कपड़े पहने थे, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता प्रश्न है। जिसको भाषा समझ में आएगी वो आंसर कर लेगा, जिसे भाषा नहीं समझ में आएगी उसका आंसर नहीं आएगा। रिबेरो का नाम क्या है? आपका हो गया ना, बताइए रिबेरो का क्या नाम है? सी। मैं बताता हूं, अब थोड़ा सा टाइम बचा है ना? हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो बताओ, रिबेरो किसका नाम है? सी का या ए का? सी का। कितने लोग मानते हैं रिबेरो सी का नाम है? ठीक है। कितने लोग मानते हैं रिबेरो ए का नाम है? कितने लोग मानते हैं कि रिबेरो बी का नाम है? उठाओ। हाँ, सही है। ये रिबेरो नहीं, वो हो गया है कालिया, है ना? इधर देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप मेरा यकीन मानिए, क्योंकि ये आपका जो बैच स्टार्ट हुआ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाले सभी साथियों, ये बैच मॉड्यूल के नाम से लॉन्च हुआ।
और ये मेरा ड्रीम बैच रहा। मैं चाहता था कि इसको इतना डेप्थ तक ले जाऊं कि कोई आदमी डूबने ना पाए। और हकीकत है जो इस बैच को ढंग से पढ़ेगा वो डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं डूबने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं छोड़ूंगा। चाहे जितनी किसी प्रश्न की प्रैक्टिस करानी पड़े, क्लास को चाहे जितना एक्सटेंड करके रखना पड़े, कोई फेल नहीं होने पाएगा सीसेट। मतलब इसके बाद ऐसा नहीं 26 में, कम से कम 28 तक के लिए उसको वरदान मिल जाएगा, इतनी व्यवस्था मैं कर दूंगा। कॉम्प्रेंशन को भी बड़ा लंबा तक, जैसे कहते हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको पहुंचाऊंगा। जब कॉम्प्रेंशन का मैं यहां डिस्कस कर लूंगा कि व्हाट अबाउट द कॉम्प्रेंशन, लाइक एजम्पशन, आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आपके सामने कॉम्प्रेंशन होगा, आप ऐसे क्लास में पढ़ेंगे, फिर मैं कॉम्प्रेंशन की जगह पे क्वेश्चन ले आऊंगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा चलिए ऑप्शन ए बी सी डी हाथ उठाइए, और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप में से 90% से ज्यादा लोग सही आंसर पे ही पहुंचेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, पर पॉजिटिव बने रहिए। 3 मित्र हैं एबीसी, ये लो, इनके कपड़े पहन रखे हैं, रंग है सरनेम है। सी ने टाई पहनी थी, और अगर ये लाइन किसी को समझ में आ जाए तो उसका फिर प्रश्न का उत्तर ही आ जाएगा। ये लाइन समझ में ही नहीं आएगी, यही लाइन सबसे बड़ी काल थी। ये ना तो बी ने और ना ही रवेरे ने सफेद स्वेटर पहना था, ना तो बी ने सफेद स्वेटर, ये तो टाई पहन लिया, रिबेरो भी स्वेटर नहीं पहना है, तो ये रहा रिबेरो, ये हो गया स्वेटर, और ये हो गया सफेद। अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो, ना तो बी ने और ना ही रिबेरो ने सफेद स्वेटर पहन रखा। देखा, फिर से दिखाऊं, क्लियर हो गया। ना तो बी ने और ना ही रिबेरो ने, ना बी ना रिबेरो ने सफेद स्वेटर पहन रखा। क्लियर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्वेटर टाई कांड करना शुरू करो यहीं से। सिंह की पोशाक सफेद नहीं थी, तीन ही नाम है इनके, क्या क्या हैं, रेबेरो, कुमार और सिंह। ये रेबेरो, ये सिंह, तो ये कौन होगा, रेबेरो को काला रंग नहीं पसंद है, ये है रेबेरो भाई, इनको काला, तो ये रहा काला और ये रहा, बस कार्यक्रम हो गया, आ गया आंसर। आज की क्लास यहीं तक।